डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है, मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद वो उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशन चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है। वहां इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और एससीओ में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो टीटीपी वाले कर रहे हैं और वीएलए कर रहे हैं वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इश्यू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस एससीओ के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपके नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए वो जी वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर तो अभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया। चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, कल चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। और मैं आपको बताऊं सेटलमेंट चाइना के साथ होगी, रूस के साथ भी होगी, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, आप देखिएगा। ये यूरोपियंस जो है ना इनको समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ जाएंगे। जी, टू मच कंफ्यूजन, बट एट द सेम टाइम वो डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करने का इरादा रखते हैं, उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना रहे हैं। इससे क्या होगा सिटी साहब? अब आप देखिए, एक तरफ वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जंगें जो हो रही हैं उनको मैं खत्म करने जा रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज दे, मैं सारी जंगें खत्म करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वो कहता है कि मैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर तो ये डोनाल्ड ट्रंप है आपके लिए। तो इसलिए आई थिंक यू शुड नॉट टेक डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली। वो हर किस्म के चाल चलता है कि ये भी कामयाब हो जाए, ये हो जाए, कभी ब्लफ मारता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। अब इसकी क्या सेंस है? दिस नॉनसेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को
कर देना डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और ये भी कांग्रेस के पूछे बगैर, कांग्रेस के अप्रूवल तो चाहिए होती है इस किस्म की चीजों के लिए, मगर उसको कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त रिपब्लिकन्स लेटे हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो रिपब्लिकन्स मोहरे लगाई जा रहे हैं उसके ऊपर। तो बट आई डोंट थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट, ये सारे सिग्नलिंग है, ये कोई खास इसकी अहमियत नहीं है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, इकदामात कम कर रहे हैं, और अब जो जिस नौयत के हालात हो चुके हैं और आलमी बरादरी जिस तरह का रिएक्ट कर रही है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कार्ड्स बाकी नहीं रहे। आने वाले दिनों में इंडिया के लिए भी अभी पोजीशन क्लियर होती नज़र नहीं आ रही। वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और अब आपके सवालात करेंगे शामिल। युगांडा से फरीद नासिर। इंडोनेशिया में आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसकी क्या वजह है? कोई रजीम चेंज हो रही है या कोई मामला दूसरे हैं जो बज़ाहिर पसे पर्दा हैं और आम दुनिया के सामने नहीं आ रहे? इसका तो बस मुख्तसर से सवाल दूंगा, बिकॉज फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इंडोनेशिया की इंटरनल सियासत डिस्कस करनी पड़ेगी। लुब्बे लबाब ये है जी कि एक साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं 10 साल के लिए, एक उनके साहिबजादे हैं, एक ऑपोजिशन लीडर थे। वो ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अपनी पार्टी छोड़ के वो चले गए हैं प्रेसिडेंट साहब की पार्टी के अंदर, और अभी ये जो इलेक्शन होने जा रही है उसमें वो खड़े हो गए हैं एज प्रेसिडेंट, और मुका कर लिया विद द सिटिंग प्रेसिडेंट, जो 10 साल के बाद अब फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने अपना बेटा दे दिया उसको एज रनिंग मेट। तो अब जो एक्स ऑपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट साहब का बेटा, वो प्रेसिडेंट साहब की पार्टी जो है ना उसको लीड करेंगे, और वो अब खड़े हो रहे हैं फॉर इलेक्शन। और ऑपोजिशन जो है वो सुकार्नो की जो साहिबजादी हैं, सुकार्नो पुत्री, वो परेशान है क्योंकि रिगिंग हो रही है। और ये आप पाकिस्तानियों को तो पता है जब इस किस्म की चीज होती है तो किस तरीके से सियासत रुख मोड़ती है। इसलिए इंडोनेशिया में अभी बड़ी इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर गए हैं और अब अगली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहां शोर पड़ गया कि इलेक्शन रिगिंग की तैयारियां हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और तो ये है, इससे ज्यादा कोई साजिश नहीं है। इस डर्टी पॉलिटिक्स ऑल ओवर अगेन, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड सो ऑन। वो अब जो साहब प्रेसिडेंट है वो 10 साल से ज्यादा रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना बेटा को फिट कर दिया उसके अंदर। तो आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे तफसील से बात करते रहेंगे जैसे सिचुएशन आगे जाती है इंडोनेशिया में। खालिद अवैस साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा सवाल आपके तजर्बे को सामने रखते हुए कि जो कि आप चीफ मिनिस्टर केयर टेकर रहे पंजाब के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या आप समझते हैं कि जो आजकल जो बहस नए सूबों के बारे में छिड़ी हुई है, नए सूबे बनने से क्या हमारी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा? या जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, खास तौर पे जबकि मकामी हुकूमतें जो कि फंक्शनल नहीं हैं और हमारी कमजोर मईशत, क्या ये बोझ बर्दाश्त करेगी? और क्या ये गवर्नर्स के फेलवर्स तो नहीं होंगे इससे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये शोशा छोड़ा गया है प्रोविंसेस को समझाने के लिए, 4 प्रोविंसेस को, कि आप बिहेव करें। NFC अवार्ड उसको रिवाइज करना है, बड़ी ज़रूरत है उसकी। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम आपको तोड़ देंगे और नई प्रोविंसेस बना लेंगे, फिर उनको संभालना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो सारे डिपेंडेंट होंगे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक किस्म की आप समझें कि मीडिया के अंदर एक प्रेशर टैक्टिक है। कोई 12 सूबे कोई नहीं बनने, ये वक्त नहीं है इस किस्म की नई कंट्रोवर्सी को आगे ले जाने का। ये इसी हद तक थी। बहुत मसाइल हैं नए सूबे बनने में, और ये इधर नहीं जाएगी। वो सिर्फ ये चाहती है कि NFC अवार्ड जो है उसको रिवाइज कर लिया जाए, और ये जो 4 सूबे हैं ये मान जाए इस बात को। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई इश्यू है। अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया, आप जरूर पढ़िएगा उसको। एक्स गवर्नर है इशरत हुसैन साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, एडवाइजर भी रहे हैं, बहुत तजर्बाकार शख्स हैं, और उन्होंने बहुत सी स्टडी की है। उन्होंने एक मजमून भी बड़ा अच्छा सा लिखा है जो बताता है कि इस वक्त ये टाइमिंग भी ठीक नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिलिबरेटली शोशा छोड़ा गया है, ताकि इस वक्त सिंध वाले जो तंग कर रहे हैं या KP वाले जो तंग कर रहे हैं, उनको एक धमकी है कि अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर।